हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बबर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। ये है हमारा लेक्चर नंबर 32 और हमारी रिकर्जन की 10 डे सीरीज चल रही है। यहाँ पर हम डे 2 की बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर जो था रिकर्जन के ऊपर था, जहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे और मेन इंटेंट था कि आपको रिकर्जन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया जाए। 90% बच्चों को कमेंट सेक्शन में समझ में आ चुका था कि हाँ भैया 3 एग्जाम्पल समझ में आ गए, रिकर्जन क्लियर हो गया है। 10% बच्चे मुझे लगा कि उनको समझ में नहीं आया, तो उन 10% बच्चों के लिए यहाँ पर भी रिकर्जन के कॉन्सेप्ट को दोबारा एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे और ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी शुरू करेंगे आज के लेक्चर के साथ ही। कोड करेंगे लीड कोड पर जाकर या कोड स्टूडियो पर जाकर और मज़ा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ये तो देख लिया था कि रिकर्जन होता क्या है, हमने समझ ली थी वो चीज़। ठीक है, हमने ये समझ लिया था कि रिकर्जन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैंडेटरी कंपोनेंट होता है और ऑप्शनल कंपोनेंट होते हैं। मैंडेटरी मैंने आपको बताया 2 चीज़ें हैं, आपका एक तो बेस केस और सेकंड आपका रिकर्सिव रिलेशन, जो रिकर्सिव कॉल आप मारने वाले हैं वो। ऑप्शनल में आपकी प्रोसेसिंग, आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ अपडेट करना चाहते हैं, आंसर को सेव करना चाहते हैं। ठीक है, इतनी सी चीज़। ये 2 चीज़ें जो थी ये मैंने आपको बता दी थी कि यार मैंडेटरी ऑप्शनल ये आपकी कंपोनेंट के अंदर आने वाली है। इतनी चीज़ आपको अच्छे से आ चुकी थी। आपको ये पता था कि यार हम बेस केस क्यों यूज़ करते हैं, अगर नहीं करोगे तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा और आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा। हम रिकर्सिव रिलेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, रिकर्जन खेलोगे तो रिकर्सिव रिलेशन तो मैंडेटरी है ही, डेफिनेटली है ना। प्रोसेसिंग क्वेश्चन जैसे आते जाएंगे सॉल्व करते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा प्रोसेसिंग की नीड क्यों है, ये वाला ऑप्शनल क्यों है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी हम वापस चलते हैं लेवल 0 पे। अभी हम वापस जाते हैं कुछ मिनट्स के लिए लेवल 0 पे। लेवल 0 का मतलब क्या होता है भैया, वापस कुछ टाइम के लेवल 0 पे जाएंगे, मतलब कि हमको रिकर्जन नहीं आता, नहीं पता हमें क्या होता है। एग्जाम्पल के तो समझने का ट्राई करते हैं। एक हमारे गुरुजी थे जिनसे हमने रिकर्जन समझा था और उनका एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। वो बात लगी कि वो गुरुजी बाद में हमारे एंटी हो गए और उन्होंने फालतू की चीज़ें बोलनी शुरू कर दी। कोई बात नहीं, लेवल 0 की बात कर रहे हैं। प्यारा सा एग्जाम्पल आपको सामने रखूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यार आपका ना घर है कहीं पे, ये आपका घर है, ये आपका घर है और आप यहाँ पर हो। आपका इंटेंट है कि यार मैं अपने घर पे जाऊँ। समझ में आई ये चीज़। इसको और आसान करने के लिए ऐसा कर देते हैं, आपका इंटेंट क्या है कि यार मैं ना अपने घर पे जाऊँ। आप यहाँ पर, आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है। ठीक है, मान लो कि आपका घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, मान लो कि आपका घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, आप अपने घर पे कैसे जाओगे, एक स्टेप, फिर से एक स्टेप, ऐसे एक एक कदम करके आप अपने घर पहुंच जाओगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। मैंने क्या बोला कि ये आपका घर है, आप किसी जगह पर खड़े हो जो कि 1 किलोमीटर दूर है और आपको अपने घर तक जाना है। कैसे जाओगे, एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप, एक एक कदम बढ़ा बढ़ा के। पैदल, अगर पैदल जा रहे हो तो एक एक कदम बढ़ा बढ़ा के जाओगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यही रिकर्जन है, यही रिकर्जन है। आपने क्या किया, आपने एक केस सॉल्व कर लिया। ध्यान समझना इस बात को, ये अगर आपने लाइन समझ ली तो आपका रिकर्जन आ गया। आपने क्या किया, आपने एक केस सॉल्व कर लिया। आपको सिर्फ एक केस की चिंता करनी है, एक केस की चिंता करनी है, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम वीडियो में देखा ना, हमने फंक्शन कॉल स्टैक आपको दिखाया, रिकर्सिव कॉल स्टैक, और आपको हमने रिकर्जन ट्री बना के दिखाया। वो हमें हर बार नहीं सोचना होता, वो हमने आपको नॉलेज के लिए बता दिया, डीप नॉलेज के लिए कि हाँ ऐसी चीज़ें काम करती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम हर क्वेश्चन के लिए सॉल्व वो सोचने बैठ जाएँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी रिकर्जन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, रिकर्जन यूज़ कर रहे हो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि यार मुझे सिर्फ एक केस ही सॉल्व करना है, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, मुझे बाकी की चिंता करने की नीड नहीं है। समझ में आ गई चीज़, बहुत बढ़िया। तो हमने आपको बोला सिर्फ एक केस सॉल्व करना है और बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मुझे मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहती है कि यार तू यहाँ पे खड़ा है, तुझे यहाँ पे जाना है, तो मुझे सिर्फ एक केस सॉल्व करना है। वो केस क्या है कि एक स्टेप ले ले बस। मैंने क्या बोला कि यार यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, मैंने क्या बोला, एक स्टेप लेता जा और फिर रिकर्सिवली कॉल कर दे, रिकर्जन यूज कर ले। तो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय रिलेवल। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर डोमेन में एंटर किया जाए और एक तगड़ी हाई सीटीसी वाली जॉब ग्रैब की जाए, सो रिलेवल इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। यहाँ पर आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज को देख सकते हैं हायर करते हुए, जैसे क्रेड, 1mg, मीशो, अर्बन कंपनी, अपग्रेड। तो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। रिलेवल टेस्ट आर कम्प्लीटली फ्री,
इसमें बहुत सारे अच्छे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स हैं जो हायर कर रहे हैं। एक और नया फीचर यहाँ पे ऐड हुआ है कि यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर भी डाल दिए गए हैं ताकि आप मॉक टेस्ट ले पाएं असली रियल टेस्ट देने से पहले, और आपको समझ में आ जाएगा ठीक है असली टेस्ट में से क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अब तक इन्होंने 7 करोड़ प्लस वर्थ जॉब्स प्रोवाइड ऑलरेडी कर दी है, और ये कुछ नाम आपके सामने आ रहे हैं जो कि लीडर बोर्ड में बने हुए हैं। और फायदा है लीडर बोर्ड का ये कि यार आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलते हैं, महंगे महंगे वाले। अब आप एक जॉब लेना चाहते हैं, साथ ही साथ कोई लीडर बोर्ड में रह के एक्साइटिंग प्राइज लेना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, आपको उस लिंक पे जाके जो डिस्क्रिप्शन आपको मिलने वाला है वहां पर जाके साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा टेस्ट के लिए। और बहुत सारी कैटेगरीज जिनके अंदर आप रजिस्टर कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज, एक नई कैटेगरी यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट की ऐड हुई है, तो रजिस्टर करो, जॉब लो और फिर मुझे पार्टी दे देना। चलो बाय बाय। ठीक है, तो मैंने क्या बोला इस आदमी को कि यार तू बस एक स्टेप ले ले, तू बस एक स्टेप ले ले, तब तूने एक केस सॉल्व कर लिया, एक केस सॉल्व कर लिया। अब बाकी जितना भी है वो रिकर्जन सॉल्व कर लेगा। अब आगे के जितना भी है ये वाला पार्ट वो रिकर्जन सॉल्व कर देगा, तुझे करने की नीड नहीं है। तूने एक स्टेप ले लिया, तेरा काम हो गया, बस खत्म। एक चीज़ और ऐड होगी यहाँ पे, वो क्या होती है कि रुकना कब है। अरे उसी को तो बोलते हैं बेस केस, जब रुकना होता है बेस केस। इस केस में वो क्या होगा यार, जैसे मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा मुझे रुकना है। जब आप अपने घर पहुंच जाएंगे तब रुक जाना, सिंपल। समझ में आई चीज़? दोबारा समझा देता हूँ आपको। हमने क्या बोला कि यार एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो आपको कहते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे अपने घर की तरफ जाना है। मैं क्या करूँगा, एक एक स्टेप करके जाऊँगा, कॉमन सेंस वाली बात है। मैंने रिकर्जन किस प्रकार समझाया आपको, मैंने बोला सिर्फ एक केस सॉल्व कर लो, सिर्फ एक केस सॉल्व कर लो और बाकी की चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएगी, उनकी चिंता मत करना। तो आपने एक केस सॉल्व किया कि भैया मैं क्या करूँगा, मैं एक स्टेप चल के ना यहाँ आ जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है, तो एक स्टेप चल के आप यहाँ पे आ जाओ, बाकी सारी चीज़ें हैं वो रिकर्जन अपने आप संभाल लेगा। तो आपने क्या बोला, एक स्टेप लेता जाऊँगा, रिकर्जन का यूज़ कर लूँगा, और मुझे रुकना कब है, बेस केस जब मैं घर पहुँच जाऊँगा। समझ में आ गई बात? इसको कोड करने का ट्राई करें, चलो आ जाओ। चलो मान लेते हैं कि आपकी डेस्टिनेशन जो है वो है 10, और अभी आप कहाँ पे खड़े हो, अभी आप खड़े हो नहीं, इसको अच्छे से करते हैं। चलो ठीक है ठीक है, हमने क्या बोला, ये एक फंक्शन बना दिया मैंने, इसके अंदर आपका सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों सेंड कर दिए। चलो हमने क्या बोला, वॉइड रीच होम, यहाँ पे मैंने आपका सोर्स डाल दिया और यहाँ मैंने आपका डेस्टिनेशन डाल दिया। ये हमने बाय रेफरेंस नहीं डाला, पास बाय वैल्यू हुआ तो नई एक कॉपी क्रिएट होगी, क्योंकि दोबारा से मेमोरी एलोकेट होगी इस फंक्शन कॉल को जब भी आप कॉल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले से हमें पता रिकर्जन में क्या आती है, बेस केस। एनर्जी थोड़ी सी लो लग रही होगी यार, बुखार हुआ पड़ा, कोविड का टेस्ट कराया हुआ है, तो इतनी ही एनर्जी है, इससे ही आपको काम चलाना पड़ेगा आज। ठीक है, बेस केस क्या कहता है, घर पहुँच जाऊँगा तो रुक जाऊँगा। तो मैंने क्या बोला, इफ सोर्स इज इक्वल टू डेस्टिनेशन। अरे अरे अरे, अगर सोर्स डेस्टिनेशन के इक्वल हो जाए तो सिंपल सी बात है यार, हम बोल देंगे पहुंच गया। ठीक है, और रिटर्न स्टेटमेंट मैंडेटरी होती है बेस केस में, आपको बता रखा है मैंने, है ना ऑलरेडी। इतना हो गया। फिर मैंने क्या बोला कि यार रिकर्सिव कॉल भी तो मारनी है, वो कॉल कैसे होगी उसको समझ लेते हैं। रिकर्सिव कॉल समझ लेते हैं, इसमें क्या होगा, जब भी मैं एक स्टेप बढ़ाऊंगा, जब भी मैं एक स्टेप बढ़ाऊंगा, एक स्टेप आगे बढ़ूंगा, तो क्या होगा, अगर मैं 1 पे खड़ा था एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा तो 2 पे पहुंच जाऊंगा, 2 पे खड़ा था तो एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा 3 पे पहुंच जाऊंगा। और ये जो जहाँ मैं करंटली खड़ा हूँ उसको हम किससे दर्शा रहे हैं, उसको हम सोर्स से दर्शा रहे हैं। इसका मतलब हमें सोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई है ना? तो रिकर्सिव कॉल क्या होगी, रिकर्सिव कॉल होगी कि यार सोर्स एक आगे बढ़ चुका है, तो हमने कॉल मार दी हमारी फंक्शन को रीच होम। उसमें हमने क्या बोला कि यार सोर्स जो है उसमें +1 कर दिया कि मैं एक आगे बढ़ चुका हूँ। ठीक है, या फिर अगर आपको लिखना हो तो ऐसे लिख लो यार, इंट SRC, सॉरी सिंपल यहाँ अपने SRC++ कर दिया। इसको हमने लिख दिया यहाँ पे प्रोसेसिंग, एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको बोल दिया नया सोर्स भेज दिया और ये डेस्टिनेशन भेज दिया। बहुत बढ़िया, हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया यार, हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, थोड़ा अच्छी विजिबिलिटी के लिए यहाँ पे हैंडल लगा देता हूँ। ठीक है, बुखार है यार, समझ जाओ। रन किया, आपने बोला पहुँच गया, पहुँच गया। ठीक है, कैसे पहुँचा होगा उसको प्रिंट करा लेते हैं एक बार आपकी विजिबिलिटी के लिए। हमने बोला कि यार
एक बार ना सारी वैल्यू प्रिंट करा दो सोर्स की, और यहाँ पे भी प्रिंट करा दो डेस्टिनेशन की। ठीक है, हमने रन कर दिया। देखो ध्यान से क्या हुआ, पहले सोर्स 1 था, डेस्टिनेशन 10 था, फिर सोर्स 2 हुआ है ना, रिकर्सिव कॉल आपकी ये जो गई यहाँ src++ करके, फिर सोर्स 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। और जब 10 हो गया यानी जब सोर्स और डेस्टिनेशन आपस में इक्वल हो गई तो आपने प्रिंट कर दिया पहुँच गया। ठीक है, इस प्रकार आपकी कॉल जा रही है। भैया क्या चल रहा है एक बार समझाना, यहाँ पे कोड लिख के, मैंने बोला अभी समझा देता हूँ। तो आपका कोड इस प्रकार का है यार, इंट आपका कोड इस प्रकार का है, आपने लिखा है कि इफ़ सोर्स इज इक्वल टू डेस्टिनेशन, तो आपने कुछ कुछ प्रिंट कर दिया है। ठीक है, और आपने रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये आपका बेस केस था। फिर आपने कुछ की प्रोसेसिंग की है। प्रोसेसिंग क्या करी है, आपने बोला सोर्स प्लस प्लस, यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग वाला पार्ट आ गया, प्रोसेसिंग वाला पार्ट आ गया। स्पेलिंग गलत है, पता मुझे, ऐसी होता है यार। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या बोला कि यार एक स्टेप आगे चले जाओ। ठीक है, फिर तीसरा पार्ट आपका क्या है, रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव कॉल में आपने क्या लिखा है, रिकर्सिव कॉल में आपने लिखा है कि यार ये मेरा फंक्शन है रीच होम, इसमें नया वाला सोर्स पास कर दो जो मैंने अपडेट किया है, कॉमा डेस्टिनेशन। यहाँ पे आप लिख लो ये क्या है, आपका रिकर्सिव कॉल है, और यहाँ आपका फंक्शन एंड हो गया। बहुत बढ़िया। तो इन टोटल आपने जो फंक्शन लिखा है वो इस प्रकार का है। ठीक है, अब चल क्या रहा है इसको समझते हैं। हमने यहाँ पे दो चीज़ें भेजी थी इनपुट में, यार लिख देता हूँ यहाँ पे मैं आपके लिए। हमने यहाँ पे दो चीज़ें भेजी थी इनपुट में, वो क्या थी, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन, इसके इनिशियल वैल्यू हमने 1 भेजी हुई है, इसके इनिशियल वैल्यू हमने 10 भेजी हुई है। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपकी फंक्शन कॉल हुई इस प्रकार कि यार 1,10 के लिए फंक्शन कॉल कर दिया आपने। ठीक है, सोर्स जो है वो 1 है, डेस्टिनेशन जो है वो 10 है। फिर क्या हुआ, आपने बेस केस चेक किया यहाँ पे, यार ये बेस केस चलेगा, नहीं भाई फॉल्स आ गया। फिर आपने src++ कर दिया, तो 1 जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, आपने src++ कर दिया, सोर्स की वैल्यू 1 थी, अब वो 2 हो गई। फिर आपने फंक्शन कॉल कर दी, फंक्शन कॉल में src की वैल्यू 2 गई, और डेस्टिनेशन तो चेंज किया ही नहीं, डेस्टिनेशन 10 चला गया। इन शॉर्ट आपने फंक्शन कॉल कर दी, यहाँ पे ये सोर्स आपका 2 हो गया और डेस्टिनेशन 10 हो गया। सेम इसी प्रकार फिर से बेस केस चेक किया, यार अभी भी फॉल्स आ रहा है, src++ कर दिया, पहले 2 था अब 3 हो जाएगा, फंक्शन कॉल मार दी। अब आप आगे बढ़ जाओगे 3,10 के लिए। ऐसे सेम करते 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 आप 10,10 पे पहुंच गए। आपका बेस केस जो है वो हिट हो जाएगा। इस केस में बेस केस हिट हो गया, दोनों बराबर है इसलिए। और आपने क्या किया, इस केस ने अपने ऊपर वाले केस को आंसर भेज दिया। आंसर नहीं भेजा, बेसिकली यहाँ पे इसने सी आउट करना था, इसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे और ये रिटर्न कर गया। ऐसे ही सारे के सारे पीछे रिटर्न कर गए और आपका फंक्शन कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया। स्टार्टिंग में यहाँ पे मेन होता था और फिर यहाँ पर रीच होम वाला फंक्शन आपका 1,10 के लिए, फिर रीच होम वाला फंक्शन 2,10 के लिए, फिर रीच होम वाला फंक्शन 3,10 के लिए, ऐसे करते करते रीच होम वाला फंक्शन 10,10 के लिए। तो जैसे आंसर पीछे वाले को आया, रिटर्न हुआ बेसिकली, तो ये हटते गए हटते गए हटते गए हटते गए, एट दी एंड आपका मेन वाला फंक्शन बच गया। और यहाँ पे अगर हम देखें लाइन नंबर 28 पे, तो भैया ये भी आउट हो जाएगा और आपका रिकर्सिव कॉल स्टैक या फिर फंक्शन कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। समझ में आई ये चीज़ हमें? तो इस प्रकार आप रिकर्जन को आसानी से समझ सकते हैं। आपको ये समझ में आया कि रिकर्जन क्या होता है, बहुत आसान चीज़ है। पहली चीज़ मेरे दिमाग में क्या होनी चाहिए कि मुझे एक केस सॉल्व करना है, एक केस मैंने सॉल्व कर लिया, अब बाकी का अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा अपने आप सॉल्व, रिकर्सिव कॉल से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और मुझे पता होनी चाहिए, रुकना कब है। रुकना कब है मतलब बेस केस का आइडिया होना चाहिए। बेस केस का क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा अभी, है ना, इस वाले एग्जाम्पल के केस में बेस केस क्या होता है, जब मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा तो मैं रुक जाऊँगा। बहुत बढ़िया। तो ये बेसिक था। फिर दोबारा एक और इजी एक्सप्लेनेशन थी आपके लिए, जहाँ पे आपको क्लियर हो जाए कि क्या होता है रिकर्जन, और मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, इसको लिख लेते हैं। फिबोनाची नंबर, फिबोनाची बोलते हैं कुछ लोग फिबोनाची बोलते हैं, मैं फिबोनाची वालों में से हूँ। ठीक है, तो एक किस प्रकार की सीरीज होती है, एक आपकी फिबोनाची सीरीज होती है। कैसी होती है वो, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 डैश डैश डैश। अगर ध्यान से लॉजिक देखोगे तो क्या हो रहा है, पीछे वाले 2 से आपका अगला नंबर बन रहा है, 0 1 1 बन गया, फिर इन 2 से अगला नंबर बन गया, 2 बन गया,
फिर इन दो से अगला नंबर बन गया 3 बन गया, फिर इन दो से अगला नंबर बन गया 5, इन दो से अगला नंबर बन गया 8, इन दो से अगला नंबर बन गया 13, फिर इन दो से अगला नंबर बन जाएगा जो भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। अब हमें करना क्या है, मैं आपको बोलूंगा मुझे यार 8th फिबोनाची नंबर दे दो, 8th फिबोनाची नंबर दे दो, ठीक है। तो आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि मुझे 8th फिबोनाची नंबर ला के दे। इस केस में क्या होगा, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 13 है ना, 8th फिबोनाची नंबर, ठीक है। तो आपका आंसर इस केस में 13 आ जाना चाहिए। ऐसे ही मैं आपको n की वैल्यू देता रहूँगा इनपुट में, कि यार इनपुट में n है, n मतलब nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज, ये आपको मुझे आउटपुट में देनी है, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ हमें। तो इसका हमें कोड करना है और अभी आपको गेम बहुत आसानी समझ में आ जाएगी, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। दोबारा एक बार सीरीज़ को लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा रिकर्सिव फंक्शन किस प्रकार बनेगा। 0 1 1 2 3 5 8 13 21 डैश डैश डैश, ठीक है। तो बात करते हैं रिकर्सिव कॉल के बारे में यार, कि रिकर्सिव रिलेशन हमारा किस प्रकार का बनने वाला है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यार आपका कोई भी टर्म जो है वो कैसे बनता है, पिछली वाली 2 टर्म से, इस बात से एग्री करते हो कि हाँ भैया हमारी कोई भी टर्म पिछली वाली 2 टर्म के सम से बन रही है। जैसे 8 जो है वो 5 और 3 के सम से बनी है, 5 + 3 8। जैसे 13 जो है वो 8 और 5 के सम से बन रही है, 8 + 5 13। तो रिकर्सिव रिलेशन कैसे बनेगा, अगर मैं ये बोल दूँ कि एक फंक्शन है f(n) जिसका मतलब क्या है, nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। मुझे क्या पता है कि यार ये nth टर्म किस प्रकार बनी होगी, पिछले वाले 2 से। पिछले वाले 2 कौन से होंगे, अगर ये टर्म nth है तो इसके पिछले वाली 2 कौन सी होगी, एक होगी n-1 वाली, एक होगी n-2 वाली। बन गया रिलेशन, सिंपल। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यार अगर f(n) दर्शाता है nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज, तो मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि वो पीछे वाली 2 के सम से बना है। तो f(n) = f(n-1 + f(n-2), ये इंट्यूशन थी। मुझे पता है कोई भी नंबर पिछले वाले 2 से बना है, तो अगर मैं किसी भी नंबर को f(n) से दर्शा रहा हूँ तो पिछले वाला n-1 होगा और उसके पिछले वाला n-2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इन शॉर्ट मैंने अपना रिकर्सिव रिलेशन जो है वो निकाल लिया है। समझ में आई ये चीज़ हमें, ठीक है। मैंने क्या बोला कि कोई भी नंबर पिछले वाले 2 के सम से बन रहा है। अगर ये नंबर x है, ठीक है, x टर्म है, तो पिछले वाली 2 कौन सी होगी, x-1 होगी, x-1 टर्म और x-2 टर्म। बहुत बढ़िया, उसी को मैंने यहाँ पे n की फॉर्म में दर्शा दिया यार, ये मेरा रिकर्सिव रिलेशन हो गया। समझ में आ गई चीज़, बहुत बढ़िया भैया। सेकंड चीज़ की बात करते हैं, जो कि है बेस केस कैसे निकलता है, जहाँ पे हमें रुकना होता है, ठीक है। तो अगर आपको PMI याद हो यार, PMI अगर आपको याद हो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आपने शायद 11वीं 12वीं में पढ़ा हो कभी भी, तो उसमें क्या केस होता थे, 3 चीज़ें आपको करनी होती थी। पहली कि आपको ना एक बेस केस P(0) या P(1) जो है वो ट्रू प्रूव करना पड़ता था। एक केस सॉल्व करना होता था, बेसिकली एक केस सॉल्व करना होता था, ठीक है। सेकंड केस क्या था, आप बोलते थे f(k) अज्यूम कर लो ट्रू है, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या होता था कि आपको प्रूव करना होता था f(k + 1 = ट्रू। अगर ध्यान से देखोगे तो यही तो रिकर्जन है, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसी को तो रिकर्जन कह रहे हैं हम। इसका मतलब क्या, तो हमने क्या कहा कि इसका मतलब क्या है, ये आपका बेस केस लिख दो। फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक केस सॉल्व करके दिखा दो, एक केस प्रूव करके दिखा दो। इसका मतलब क्या है, बाकी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे बेस केस की अगर हम बात करें तो मुझे क्या पता है कि अगर कोई फर्स्ट टर्म मांगेगा तो भाई ये दे देना 0, कोई सेकंड टर्म मांगेगा तो ये दे देना, और बाकियों के लिए तो तुम निकाल ही लोगे, क्योंकि फर्स्ट के लिए पीछे के 2 नहीं निकाल पाओगे ना, इसलिए इन दोनों को बेस केस में इंक्लूड कर रहे हैं। और 0 के लिए पीछे के 2 नहीं निकाल पाओगे, इसलिए पहली और दूसरी टर्म को हम इंक्लूड कर रहे हैं हमारे बेस केस के अंदर। उसके बाद तो सबके लिए आपको पीछे की 2 टर्म मिल ही जाएगी। तो मैंने क्या बोला, इफ n = 0 तो रिटर्न 0। फिर मैंने क्या लिखा, इफ n = 1 तो भैया रिटर्न 1, ठीक है। बस यही था बेस केस, खत्म। इतना ही काम करना था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आगे बढ़े, तो ये आपने अपना बेस केस यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की और बढ़ जाते हैं यार, ठीक है। क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, चलो।
ये आपका लीड कोड पे क्वेश्चन पड़ा हुआ है जो कि कहता है कि यार एफ ऑफ 0 0 है, जो कि हमने अभी लिखा है यहाँ पे, ये वाला जो केस की हम बात कर रहे थे। ये वाला केस। फिर यहाँ पे कहता है कि एफ ऑफ 1 जो है 1 है, ये भी हमने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। फिर कहता है कि एफ ऑफ एन जो है n-1 प्लस n-2 होगा, ये भी हमने लिख लिया यहाँ पे। कहाँ गया, अरे कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अब इसने बोला एफ ऑफ एन की वैल्यू निकाल के दे दो। मैंने बोला अभी निकाल देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो हमें क्या पता है कि एक बेस केस है यहाँ पे। बेस केस क्या कहता है, इफ एन इजिकल टू तो भैया रिटर्न 0। और फिर क्या है कि इफ एन इजिकल टू 1 तो भैया रिटर्न 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है सोचो। हमने क्या बोला कि यार आंसर निकालो। आंसर किस बात का निकालना है, इंट आंसर इज इक्वल्स टू किसका। तो अब मैंने बोला कि मुझे आंसर निकालना है, इंट आंसर। आंसर कैसे निकलेगा, मैं बोलूँगा यार बेस केस डाल तो दिया, अब तुम खुद निकाल के दो। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तुम निकाल के दोगे। उसने बोला कि यार फिब n-1 प्लस फिब n-2, ये आपने आंसर निकाल लिया। मैंने बोला आंसर रिटर्न कर दो, खत्म हो गया, इतना ही था। चला के देखो एक बार सारी। ठीक है, तो साइन अप कर दिया, रन करते हैं। रन किया, चल गया। यहाँ पे हमने बोला कि यार सारे एग्जाम्पल टेस्ट केस यूज़ कर ले और फिर रन करके दिखा। ये किया, चल गया। अब मैंने बोला कि बार सबमिट करते हैं, क्या पता चल जाए। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया ये, और पहले भी कभी ना कभी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो आपके सामने ये डन है। तो इस प्रकार का कोड था। कोड बहुत सिंपल था यार। ये हमारा बेस केस था। हमने बोला कि भाई तू निकाल तो ले गई, तेरे को आता है निकालना, मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि तू मुझे आंसर निकाल के दे देगा। खत्म, आंसर निकाल के सेंड कर दिया वापस, सॉल्व कर दिया। बहुत आसान क्वेश्चन था, सॉल्व करेंगे आप भी इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं। डीपी के द्वारा भी आप कर सकते हैं, डीपी समझेंगे आगे जाके। और एक फोर लूप का यूज़ करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये आपके लिए होमवर्क है कि किस प्रकार इस कोड को रिकर्जन तो हमने सॉल्व कर लिया, फोर लूप से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो आप समझेंगे एक बार। अगर आपको यहाँ पे रिकर्जन ट्री बना के दिखाऊँ इसका, तो इस प्रकार बनेगा यार। रिकर्जन ट्री क्यों बना रहे हो भैया, ताकि आपको और क्लैरिटी दे सकूँ। यहाँ पर हमने कोड लिखा ना कि फिब हम कॉल कर रहे हैं किसके लिए, एन के लिए। तो हमारे केस में मान लो कि अगर हम 3 के लिए कॉल कर रहे हैं, 3 के लिए कॉल गई है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते लाइन नंबर 11 पे कि n-1 के लिए कॉल गई होगी, और फिर एक कॉल n-2 के लिए गई होगी। सबसे पहले एक कॉल जाएगी n-1 के लिए, यानी कि 2 के लिए। ठीक है, फिर आप इस वाले फंक्शन के अंदर चले गए। अब 2 के बाद एक और कॉल जाएगी, फिर दोबारा 1 के लिए, -1 होता जा रहा है। ठीक है, अब 1 का आंसर मुझे पता है बेस केस में क्या है, 1 के केस में आंसर रिटर्न कर दो 1, तो ये हमारा 1 रिटर्न हो गया। अब यहाँ n-2 के लिए कॉल गई, जो कि 0 के केस में भैया आंसर मेरा क्या रिटर्न हो गया, 0। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ 0 और यहाँ 1, इन दोनों को प्लस करके आपके 2 ने क्या रिटर्न कर दिया, 1। बहुत बढ़िया। अब ये वाली कॉल से आंसर आ गया। अब 3 ने n-2 वाली कॉल मारी, जो कि गई 1 पे। बहुत बढ़िया। 1 का आंसर आपको पता है क्या आएगा, 1 का आंसर हमने बेस केस में डाला, 1 आएगा। अब ये 1 और ये 1 जो है 2 हो गया, तो 3 ने आंसर 2 रिटर्न कर दिया, तो थर्ड टर्म हमारी 2 हो जाएगी। समझ गए इस चीज़ को हम, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपको ये दिक्कत हो सकती है, भैया अभी थर्ड टर्म आप कैसे बोल रहे हो यार, आपने तो अभी बोला था कि 0 1 1 2 3 5 8 इस प्रकार, तो थर्ड टर्म तो ये हुई ना, ये हुई ना थर्ड टर्म। मैंने बोला दोस्त बिल्कुल ठीक है, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट मान के चलेंगे, फिर यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, तो कायदे से यही आंसर होना चाहिए था 1। पर अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो उसने बोला क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है उसने उसको 0 से दर्शाया है, यानी कि 0 1 1 2 3 5 इस प्रकार। तो इसको वो बोल रहा है 0th टर्म, इसको बोल रहा है फर्स्ट टर्म, इसको बोल रहा है सेकंड टर्म, और इसको बोल रहा है थर्ड टर्म। तो इस प्रकार आंसर 3 आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको फर्स्ट टर्म मानता तो ये 1 हो जाता और ये 2 हो जाता सेकंड टर्म के लिए, इस प्रकार। समझ गए इस चीज़ को, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। फिबोनाची वाला प्रॉब्लम किस प्रकार सॉल्व करना है आप समझ चुके हैं, डन है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और सॉल्व करने में आपको मज़ा आ जाएगा, जो कि है काउंट वेज टू रीच nth स्टेयर्स। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार इंटरव्यूज़ में आपके सामने आ जाता है, तो आपको सॉल्व करने में तो डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। समझाते हैं आपको क्या होता है इसमें। इसने बोला कि आपको एक स्टेयर्स दी हुई है, मतलब ये स्टेयर्स वाला यूज केस दिया। आप स्टार्टिंग में 0th स्टेयर पे हैं, बहुत बढ़िया, और आपको nth स्टेयर पे पहुंचना है। एक टाइम पे या तो आप एक स्टेयर क्लाइम कर पाओगे, एक स्टेप, या फिर 2 स्टेप। ठीक है, यू आर सपोज टू रिटर्न द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज। आपको बताना टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट या डिस्टिंक्ट वेज कितने हो सकते हैं,
0 स्टेप से लेके n स्टेप तक पहुंचने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना इसके बारे में। क्या कहती है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये कहती है यार, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, आप कहाँ खड़े हो, आप 0th स्टेयर पे खड़े हो, आप 0th स्टेयर पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो अभी आप। आपको क्या करना है, आपको nth स्टेयर पे पहुंचना है, आपको n स्टेयर पे पहुंचना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यार आपको ना ये सीढ़ियाँ चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना, चढ़ते जाना, चढ़ते जाना, और यहाँ आपका पहुँचना है। आपका ये सोर्स हो गया और आपका ये डेस्टिनेशन हो गया। बहुत बढ़िया। ये उसके क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा गोल है कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ। कंडीशंस क्या है, कंडीशन क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर आपको, कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन क्या दी हुई है कि आप या तो 1 स्टेप चल पाओगे या तो आप 2 स्टेप चल पाओगे। बहुत बढ़िया। क्या मतलब इस बात का, यानी ये जो लड़का यहाँ पे खड़ा है या तो 1 स्टेप चल के यहाँ पहुँचेगा या फिर ये 2 स्टेप चल के सीधा यहाँ पे आ जाएगा। या तो ये 1 स्टेप की छलांग लगाएगा, या तो ये 1 स्टेप की छलांग लगाएगा, या तो ये 2 स्टेप की छलांग लगाएगा। इसकी मर्जी है, 1 स्टेप छलांग मारना चाहता है या 2 स्टेप छलांग मारना चाहता है, इसकी मर्जी है, ठीक है। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। 2 चॉइस है इसके पास, या तो ऐसे आ जा या तो ऐसे आ जा, ठीक है। हम फिर पहुंच गए अपने रिकर्सिव रिलेशन पे। हमने क्या बोला कि मेरे को एक केस सॉल्व करना है, बाकी केस अपने आप सॉल्व कर लेगा। मुझे सिर्फ एक केस सॉल्व करना है, बाकी केस अपने आप सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, मैंने बोला रिकर्सिव रिलेशन फाइंड आउट करना है भाई, रिकर्सिव रिलेशन फाइंड आउट करना है। सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, वो सब आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने बोला रिकर्सिव रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिकर्सिव रिलेशन कैसे निकलेगा, मैंने आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ एक केस सॉल्व करना है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा होऊंगा, मैं nth स्टेयर पे कैसे पहुँचा होऊंगा, इन शॉर्ट f ऑफ n क्या होगा, ये तो निकालना चाहते हैं हम। मैंने बोला कि हम nth स्टेयर पे कैसे पहुँचे होंगे। आपने बोला भैया या तो 2 छलांग मार के पहुँचे होंगे या तो 1 छलांग मार के पहुँचे होंगे। समझ के क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? मैंने आपसे पूछा f ऑफ n क्या है, f ऑफ n क्या है, आप यहाँ पे कैसे पहुँचे होगे। आपने बोला कि भाई या तो 1 छलांग मार के पहुँचाऊंगा या 2 छलांग मार के पहुँचाऊंगा। तो इन शॉर्ट आप इस सीढ़ी पे या तो इस सीढ़ी से आए हैं 1 छलांग मार के, या फिर इस सीढ़ी से आए हैं 2 छलांग मार के। समझ में आई चीज़? दोबारा रिपीट करते हैं। आप nth सीढ़ी पे या तो इस वाली सीढ़ी से आए हैं 1 छलांग मार के, या फिर इस वाली सीढ़ी से आए हैं 2 छलांग मार के। ये सीढ़ी कौन सी है, ये n-1 है, और ये सीढ़ी कौन सी है, n-2 है। बन गया रिलेशन। देखो मैंने बोला या तो आप इस सीढ़ी में यहाँ से आए हैं, ये सीढ़ी है n-1, या तो आप यहाँ से आए हैं, ये सीढ़ी है n-2। तो इन शॉर्ट हमारा f ऑफ n क्या है कि या तो मैं एक पीछे वाली सीढ़ी से आया हूँ f ऑफ n-1 प्लस, या तो मैं दूसरी वाली सीढ़ी से आया हूँ, मतलब 2 पीछे वाली सीढ़ी से, यानी ये वाली। समझ में आई? तो हमने एक केस सॉल्व कर लिया। एक केस क्या था कि भैया मैं किसी भी सीढ़ी पर अगर हूँ तो या तो मैं एक पीछे वाली सीढ़ी से आऊँगा n-1 वाली, या फिर n-2 वाली से आऊँगा। बन गया रिलेशन। मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। कोड तो आप बोलोगे भैया मज़ा ही आ गया, इतनी आसानी से कोड जाता है, रिकर्शन का फील आ जाती है एकदम। अब मैंने बोला बेस केस बता दो। बेस केस समझते हैं एक बार क्या होगा, बेस केस समझते हैं एक बार क्या होगा, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, देखो फंक्शन कॉल जो हो रही है आपकी n के लिए जा रही है, ठीक है। तो फंक्शन कॉल इस प्रकार की है, कुछ आपका एक फंक्शन है, उसमें आपने n भेजा हुआ और आप आंसर जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो बेस केस क्या कहता है, बेस केस क्या, मुझे सोचने की मुझे लिख देना बस, मुझे जो कंडीशंस पता है ना मुझे ऑलरेडी, मैं बस वो कंडीशन आगे लिख दूंगा। तो मुझे क्या पता है, मैं एक्सपेक्ट कर लेता हूँ कि मान लो मैं किसी -1, -2, -3 वाली सीढ़ी पे होता, मतलब कोई ऐसी सीढ़ी हो 0 से भी नीचे है। ऐसा क्यों लिख रहे हो भैया, अभी समझ में आ गया जब रिकर्जन ट्री बनाऊंगा। बट मान लो हमको ऐसी सीढ़ी बोलते जो बहुत नीचे है, ज़मीन के अंदर घुसी पड़ी है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यार ऐसी तो कोई सीढ़ी नहीं होती भैया, कैसी बातें कर रहे हो, वही तो पॉइंट है। तो अगर मैंने बोला कि मान लो कोई ऐसी सीढ़ी है जो ज़मीन के अंदर घुसी हुई है n<0, तो मेरा आंसर क्या आएगा, रिटर्न 0। क्योंकि तरीका ही नहीं है ऐसा भैया, ऐसी कोई सीढ़ी एग्जिस्ट नहीं करती, अंडरग्राउंड से थोड़ी मैं आऊँगा n स्टेयर पे। तो एक के साथ में सॉल्व कर लिया, ये आपको पता था कि कोई भी सीढ़ी अगर ज़मीन के अंदर धसी पड़ी है, 0 स्टेयर से भी नीचे है, -1 -2 है, तो भैया मुझे नहीं पता क्या आंसर है, मैं 0 भेज दूंगा। सिंपल। अगला केस क्या होगा, इफ़ n = 0, यानी आप 0 स्टेयर पे आपके खड़े होने के वेज कितने हैं। मैंने क्या बोला कि लड़का यहीं पे खड़ा है, खाली बैठा था, उछल के फिर दोबारा यहीं पे आ गया, ठीक है। तो कितने तरीके हो गए, एक तरीका हो गया। समझे दोबारा इस बात को, हमने 2 केस बताए, पहला ये केस, दूसरा ये। पहला क्या कहता है कि मान लो बेसमेंट में कहीं पे आओ आप, बेसमेंट में कहीं पे अंडरग्राउंड में कोई सीढ़ी नंबर -1 -2 -3 इस प्रकार है, ऐसी कोई सीढ़ी होती है नहीं भैया, तो आंसर क्या भेजोगे, 0। बहुत बढ़िया। सेकंड केस कि मैं 0th वाली पे खड़ा हूँ, इस पर नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। मैंने बोला कुछ मत सोचो, सिर्फ इतना सोचो कि मैं यहाँ खड़ा था, मैं फिर दोबारा कूद के वापस यहीं पे आ गया, टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे आने के
इन शॉर्ट में क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप जीरो पे ही खड़े हो और जीरो सीढ़ी से जीरो सीढ़ी पर कैसे आ सकते हो, जीरो सीढ़ी से जीरो सीढ़ी पर ही कैसे आ सकते हो। एक ही तरीका है, उछल के वापस आ गया, उसी को तो मैंने बोला एक तरीका, रिटर्न 1 कर दिया। तो बेस केस भी सॉल्व हो गया, रिकर्जन भी सॉल्व हो गया, कोड करना आसान होना चाहिए। लिख के देखें, चलो मैंने बोला इफ n स्टेयर्स लेस देन 0, ये मेरा बेस केस है। तो इस केस में क्या बोलूँगा, इस केस में रिटर्न 0, बहुत बढ़िया। फिर मैंने बोला इफ n स्टेयर्स इज इक्वल टू 0, इस केस में रिटर्न 1, बहुत बढ़िया। फिर मैंने बोला रिकर्सिव कॉल, रिकर्सिव कॉल क्या है भैया, सिंपल है, मेरा आंसर क्या है, कुछ भी नहीं। मैंने आपको बोला या तो पीछे वाली सीढ़ी से आए हो, यानी कि या तो पीछे वाली सीढ़ी से आए हो, वो मतलब क्या बात है, क्या मतलब उस बात का n-1 से आए हो, या फिर भैया आप n-2 से आए होगे। समझ में आ गई चीज़। इस प्रकार आपने आंसर निकाला और आंसर रिटर्न कर दिया, खत्म। मैंने बोला रन करके देख लो एक बार, रन कर दिया। कुछ कंपाइलेशन में दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है अभी समझ लेते हैं यार। इसमें बोला n डिक्लेयर्ड नहीं है, ठीक है, तो n की जगह पे n स्टेयर्स यूज किया हुआ। अब रन कर लो, अब रन कर लो, चलो चलो फटाफट फटाफट, टेल मार गया, बहुत बढ़िया। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो टाइम लिमिट लगी हुई है ना यार, वो टाइम लिमिट डीपी के हिसाब से लगी पड़ी है कि हम इसको सॉल्व करें और स्टोर करें। डीपी क्या होता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग, आगे जाके हम पढ़ेंगे, बट ठीक है। तो हमें डीपी का यूज़ करना पड़ेगा इसको सबमिशन को क्लियर करवाने के लिए। तो यहाँ पर तो इस क्वेश्चन को बिना डीपी के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट हमें फिर भी कोड समझ में आ चुका है। चलो कोड समझ में आ चुका है ना, इसको हम चला के देख लेते हैं एक बार। हमारा कंसोल खोलते हैं हम। अभी ये क्लियर नहीं होगा, डरना मत कि भैया सारे टेस्ट क्यों नहीं पास हो रहे। आगे जाके जब हम डीपी में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको पर ये कोड समझ में आना चाहिए, इतनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल क्लियर रखें। तो ये वाला कोड चलाते हैं एक बार, 2 2 3, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो ये बोलता है कि सेकंड स्टेज पे पहुंचना है और थर्ड स्टेज पे पहुंचना है। सेकंड स्टेज पे पहुंचने के कितने वे बता रहा है 2, और थर्ड स्टेज पे पहुंचे कितने वे बता रहा है 3। बहुत बढ़िया, सही आ रहा है, 2 3 2 3। तो हमारा कोड तो बिल्कुल सही चल रहा है। एक और चला लेते हैं ये वाला। एक और चला लिया है हमने, 5,8 आंसर होना चाहिए। यहाँ पे आउटपुट में गलती लिखा हुआ है इन्होंने, इनकी गलती है भैया, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सपेक्टेड आउटपुट और हमारा आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहा, तो हम बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन की गलती है, ये मैं ठीक करवा दूंगा टीम को बोल के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, तो हमारा कोड तो बिल्कुल ठीक है। आप समझते हैं हमारा कोड कर क्या रहा है। चलो आ जाओ, जैसे हमने बोला कि टोटल 5 सीढ़ियाँ मान लो, 4 सीढ़ियाँ मान लो, चलो 1 2 3 4 5 इस प्रकार, ठीक है। आप खड़े हो यहाँ पे 0 स्टेयर पे, ये है आपकी n स्टेयर, जीरो स्टेयर ये रही, और ये है आपकी n स्टेयर, ठीक है। हमारी फंक्शन कॉल किस प्रकार है, हमारी फंक्शन कॉल है इस प्रकार के, n-1 और n-2 के लिए कर दो, ठीक है। तो हमारा फंक्शन शुरू हुआ है n स्टेयर से, जहाँ पे इनपुट में आया 5 मान लो, चलो 5 आया। तो 5 के लिए हमारी फंक्शन कॉल आई है। जैसे ही आई, हमने बेस केस से कंपेयर किया कि ये लेस देन 0 इक्वल टू 0 है, नहीं, बेस केस फॉल्स आ गया। फिर मैंने क्या किया, n-1 के लिए कॉल मार दी, ठीक है। 4 के लिए कॉल गई, बेस केस कंपेयर किया, फॉल्स आ गया। 3 के लिए कॉल मार दी, बेस केस फिर दोबारा कंपेयर किया, फॉल्स आ गया। 2 के लिए कॉल मार दी, बेस केस फिर से कंपेयर किया, फॉल्स आ गया। 1 के लिए कॉल मार दी, बेस केस फिर से कंपेयर किया, फॉल्स आ गया। 0 के लिए कॉल मार दी, सॉरी यहाँ पे 0 के लिए कॉल मारी, और 0 के लिए जो बेस केस था वो रीच हो गया, तो इसने 1 आउटपुट में दे दिया, बहुत बढ़िया। n-2 के लिए कॉल गई, यानी कि -1 के लिए, -1 के लिए आपका फिर दोबारा बेस केस रीच हुआ, ये वाला, और आपने 0 आंसर में दे दिया, बहुत बढ़िया। आपने इन दोनों को प्लस किया, 0 + 1, आपने 1 इसका आंसर में दे दिया। 2 ने भी सेम, n-2 के लिए कॉल मारी, 0 आ गया, 0 के लिए आपका आंसर 1 होता है, बहुत बढ़िया, 1 आ गया। 1 + 1 2, यहाँ पे आपने 2 आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। 3 ने n-2 के लिए कॉल मारी, जो कि 1 के लिए गई, 1 के लिए आपका आंसर क्या आता है पता नहीं। 1 के केस में 0 के लिए कॉल करी और -1 के लिए कॉल करी।
जीरो के केस में आपका आंसर क्या आता है, 1 आता है। -1 के लिए आंसर क्या आता है, 0 आता है। 1 और 0 क्या हो गए, 1, तो आपने आउटपुट में 1 दे दिया। अब ये 1 है, ये 2 है, 3 आपका आंसर आ गया। 4 ने n-2 के लिए कॉल मारी, दैट इज़ 2। 2 के लिए आप जाओगे अगर तो 2 कॉल जाएगी, एक जाएगी 1 के लिए और एक जाएगी 0 के लिए, ठीक है। 1 के लिए फिर दोबारा आपको पता है 0 के लिए कॉल जाएगी और -1 के लिए कॉल जाएगी। 0 ने बोला 1, -1 ने बोला 0, 1 और 0 क्या हो गया, 1, और यहाँ पे 0 ने क्या बोला, 1, 1, 1, 2 हो गया, इसने यहाँ पे 2 भेज दिया। अब 3 और 2 जो होता है 5 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपकी एक तरफ की कॉस्ट एक तरफ की कॉल मैंने आपको दर्शा दी। अब यहाँ पे n-2 के लिए कॉल जाएगी जो कि 3 के लिए जाएगी। अब मैं पूरा चार्ट नहीं बना रहा, बट आपको पता है कि 3 के केस में आंसर क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। तो यहाँ से 3 आ गया, तो 5 और 3 प्लस होकर आपका आंसर 8 चला गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 5 के लिए आंसर क्या है, 8 है। तो आपको समझ में आ गया कि ठीक है भैया, रिकर्जन ट्री जब बनाता हूँ तो चीज़ें क्लियर हो जाती है, मज़ा आ जाता है बिल्कुल, है ना। तो मैंने बोला ठीक है, स्टार्टिंग में रिकर्जन ट्री बना के देखो, बट आपको चीज़ें वही समझ नहीं यार कि एक केस सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद चीज़ें अपने आप हो जाएगी रिकर्जन के द्वारा, ठीक है। बेस केस निकाल लिया, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं बचता, उसका तो सब आसान ही है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये टेस्ट केस सॉल्व नहीं हुआ है, टीएलई मार के, इसकी चिंता मत करना बिल्कुल भी। अभी क्या हो रहा है आपको मैं समझाऊंगा। डीपी जब हम पकड़ेंगे ना यार, डीपी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डीपी के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे तो पास हो जाएगा। अभी टीएलई मार रहा है क्योंकि जो अप्रोच है ये फुली ऑप्टिमाइज नहीं है, इसको डीपी के द्वारा हम ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। इस बात को आप समझ चुके हैं, बट ठीक है। ये आपका एक और कोड तैयार है, इसको मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का नाम मैंने रखा है से डिजिट्स, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं क्या है। इनपुट में आपको एक नंबर दूंगा, ठीक है, इस प्रकार का। आपको क्या करना है, आउटपुट में मुझे बताना है 4, 1, 2, इस प्रकार। ये रहा 4, ये रहा 1, ये रहा 2, या फिर बोलूँ 2, 4, 3, तो आपका आंसर मुझे क्या देना है, 2, 4, 3 डिजिट्स को बोलना है बस, आपको और कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन मैं आपको अप्रोच समझाता हूँ, कोड आपको खुद करना है। मैं हमारे गिटहब रेपो पे ऐड कर दूंगा और वहाँ से आप सोल्यूशन आइडिया ले सकते हैं, बट मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, समझते हैं। मान लो मेरे पास ये आउटपुट में पड़ा हुआ है, इनपुट में पड़ा हुआ है, मैं क्या करूँगा, मैं इंटीजर निकाल लूँगा ना। ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। निकालने के बाद तो कुछ भी नहीं है यार। एक मैपिंग मान लो मैंने कहीं स्टोर करी, क्योंकि 0 आएगा तो 0 बोल दूंगा, 1 आएगा तो 1 बोल दूंगा, 2 आएगा तो 2 बोल दूंगा, ऐसे ही लास्ट 9 तक। ये आएगा तो 9 बोल दूंगा। ये मैपिंग का स्टोर कर रही होगी डेफिनेटली। मैपिंग स्टोर्ड है, किस में स्टोर होगी, क्या देख रहे हो, क्या एक कि यार ये तो मैं एरे का इंडेक्स मान सकता हूँ। तो अगर मैं एक एरे बना लूँ 10 साइज़ का, और उसमें क्या है, ये क्या चीज़ है, स्ट्रिंग है ये, ठीक है। तो स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाना है, तो मैं ऐसी चीज़ बना सकता हूँ ना यार कि स्ट्रिंग एरे 10 और इसमें 0, 1, 2 से लेके 9। ये मैपिंग मैंने स्टोर कर लिया अपने पास ताकि मैं इसको यूज़ कर पाऊँ बाद में, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि यार किसी भी नंबर में से उसके डिजिट को निकालना तो बहुत आसान है ना। कैसे निकालोगे, अरे कुछ भी तो नहीं है भैया। इंट डिजिट इज इक्वल्स टू 1 नंबर, ये हमने पढ़ लिया, पहले हम पढ़ चुके पुराने लेक्चर में, मॉडुलस 10। निकल गया डिजिट, और जब भी मैं डिजिट निकाल लूँगा मुझे पता है कि मुझे उस नंबर को छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए उसको डिवाइड बाय 10 करता था। तो मैं नंबर को अपडेट कर देता था यार इस प्रकार के, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10। सिंपल है। तो इस प्रकार ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है ये, पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसके द्वारा। आपको दिख रहा है कुछ प्रोसेसिंग वाला पार्ट ऐड हो गया, दिख रहा है। जो प्रोसेसिंग वाला ब्लॉक में आपको दिखा रहा था बार बार क्या प्रोसेसिंग करनी पड़ सकती है, यहाँ पे दिख गई आपको वो चीज़। समझते हैं इस चीज़ को। आज मैंने मान लो यहाँ पे एक नंबर ले लिया और एक फंक्शन मैंने बना दिया से डिजिट, और इसमें n पास कर दिया। फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया। मेरा मन था होमवर्क में देने का, और लग रहा है मैं सॉल्व भी कर दूंगा इसको, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको, आपको खुद समझना है इस चीज़ को, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी मार हूँ, आपको पता ही है, ठीक है। एक तो बेस केस होगा यार। बेस केस क्या होगा कि आपको पता है यार, ये नंबर जो है मैं एक डिजिट प्रिंट करूँगा, ठीक है, अगला डिजिट पकड़ूंगा, फिर अगला डिजिट पकड़ूंगा, उसका बाद नंबर 0 हो चुका होगा, है ना, डिवाइड बाय 10 करते जा रहे हैं। तो जैसे ही नंबर 0 हो जाएगा, जैसे ही ये नंबर 0 हो जाएगा,
ओ ये क्या लिख दिया मैंने जैसे ही नंबर 0 हो जाएगा सिंपल यार रिटर्न कर देना। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि डिजिट दे दो यार, डिजिट दे दो। डिजिट कैसे निकालोगे, ये मेरा प्रोसेसिंग वाला पार्ट है जो मैं आपको बताता हूँ ना। डिजिट दे दो, कैसे निकलेगी भैया, सिंपल है, n mod 10 करके मिल गया डिजिट। मैंने बोला नंबर को भी तो अपडेट कर दो, n इक्वल टू n/10। ठीक है, डिजिट प्रिंट भी तो करनी है। मान लो मैंने अभी प्रिंट कर दी, अभी एक दिक्कत होगी, समझ जाओगे आप क्या है। मान लो मैंने डिजिट जो है अभी प्रिंट कर दी, पर मुझे डेट थोड़ी प्रिंट करनी है, मुझे एक एरे होगा वो प्रिंट करना होगा। मैंने बोला एक एरे बना लेते हैं यार, स्ट्रिंग ARR10, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने मैपिंग जो है वो स्टोर करवा ली, इस प्रकार मैंने मैपिंग जो है स्टोर करवा ली। मैंने इस मैपिंग को पास कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने इसको रख लिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मैंने प्रिंट कर दिया ARR ऑफ जो भी मेरा n आ रहा है। ठीक है, क्लैरिटी के लिए यहाँ पे हैंडल लाता हूँ, साफ सुथरा आपका आउटपुट दिख जाएगा फिर। ठीक है, मैंने इसको प्रिंट करा, मैंने रिकर्सिव कॉल मार दी। रिकर्सिव कॉल क्या कहती है, हमने क्या बोला, रिकर्सिव कॉल क्या होगी कि यार बचा हुआ नंबर प्रिंट करा दो। यहाँ पे आपने क्या किया, डिजिट प्रिंट करा दिया, नंबर को छोटा कर दिया, अब बाकी बचे हुए नंबर को प्रिंट करा दो। तो क्या करा आपने, बोला से डिजिट और बचा हुआ नंबर प्रिंट करा दो। आपने एक केस तो सॉल्व कर लिया यहाँ पे, और आपने बाकी केस बोला तू संभाल ही लेगा रिकर्जन भाई, मतलब मैं क्या ही करूँ, तू संभाल ले, छोड़, है ना। तो इस प्रकार का आपको कोड हो गया। इसमें एक पंगा है, एक छोटा सा इशू है, बट आप समझ जाओगे। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, एक बार रन हो गया। मैंने बोला 412 प्रिंट कराइयो, कुछ दिक्कत आ गई क्या, नहीं नहीं नहीं, दोबारा रन करता हूँ एक बार। 412 यार ये गंदा सा क्यों आ रहा है। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा सा ना अच्छे से प्रिंट कराता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, ऐसे। ठीक है, अब मैंने इसको रन कर दिया, अब चल जा अच्छे से यार। स्लो चल रहा है क्या लैपटॉप, मैंने बोला 412, तो आंसर में क्या दिखा आपको, 4 और 0। ठीक है, कुछ गड़बड़ है कहीं पे, समझते हैं क्या चीज़ है। हमने डिजिट निकाला, समझते हैं एक बार, समझते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे n प्रिंट नहीं करना था, हमें यहाँ पे डिजिट प्रिंट करना था ना यार, जब हमने डिजिट निकाला इसलिए गलती हो रही है। अब रन करते हैं, हमने रन किया, हमने बोला 412, क्या आंसर आ रहा है 214। अरे उल्टा आ रहा है भैया, पहले 4 फिर 1 फिर 2 आना चाहिए था, पहले मतलब उल्टा क्यों आ रहा है, ध्यान से देखो। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मेरे पास इनपुट में अगर 412 आ रहा है, मैंने बोला इनपुट में अगर 4, ये मेरा दोस्त आ रहा है, इसको इग्नोर करेंगे। तो क्या करा हमने, पहले क्या करा, 412 में से 2 निकाल लिया। ठीक है, हमने इसको प्रिंट करवा दिया, तभी तो 2 आया। फिर वो क्या बन गया, 41 बन गया डिवाइड करने के बाद 10 पे। फिर हमने 1 निकाल लिया, तो 1 आ गया भैया, ये 1 हो गया। फिर डिवाइड करा तो 4 बच गया। फिर हमने 4 निकाल लिया, हमने 4 प्रिंट कर दिया, और फिर ये डिवाइड करा 10 से 0 हो गया, 0 में बेस केस रीच हो गया। तो इसलिए आपका आंसर 214 आ रहा है। अब भैया इससे कैसे बचें, मैंने बोला बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। आप प्रिंट मत कर लो ना अभी, अगर आप यहाँ बेस केस पहुँचने के बाद वापस आते हुए प्रिंट करते तो पहले 4 प्रिंट होता, फिर 1 प्रिंट होता, और फिर 2 प्रिंट होता। ये कैसे होगा, मैंने बोला सिंपल सी गेम है यार, सिंपल सी गेम है। इसको अगर हटा के यहाँ पर लगा दूँ और फिर रन कर दूँ और लिखूँ 412, आ गया। ये तो करना था, बहुत सिंपल है। पहले हमने क्या किया था, हम डिजिट निकाल के सीधा प्रिंट करवा रहे थे, तो पहले जो भी डिजिट निकाला वो प्रिंट होता जा रहा था, है ना। 2 निकाला था वो प्रिंट हो गया, 1 निकाला वो प्रिंट हो गया, 4 निकाला वो प्रिंट हो गया, तो 214 आ रहा था। हमें क्या देखा, अगर इस फ्लो से जाएंगे तो ऐसे प्रिंट होने वाला है, इस प्रकार प्रिंट होने वाला है। मैंने क्या बोला कि बेस केस से जब वापस आओगे ना, यानी कि रिकर्सिव कॉल से जब वापस आओगे तब प्रिंट करा लो। वही तो आपने किया, रिकर्सिव कॉल थी, वापस आते हुए आपने इसको प्रिंट करा लिया, यही था। तो ये होमवर्क में देना था मुझे, बट इसको आप, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, समझना कि क्या चीज़ें कैसे हो रही है। इसका रिकर्सिव ट्री बनाना यार, एक बार इसका रिकर्जन ट्री आप बना लेंगे ना यार, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। रिकर्जन ट्री बनाओ इसका, ये आपको होमवर्क है। और मैं तो कहता हूँ इसका फंक्शन जो कॉल स्टैक था
वो भी आप बनाओ, तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। होमवर्क में था, इतना कर दिया मैंने, ये भी ज़्यादा कर दिया मैंने, और आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से। तो आज का लेक्चर जो रिकर्जन में था इतना था मेरी तरफ से। आपको रिकर्जन अभी भी समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको तीनों प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि भैया तीनों प्रॉब्लम समझ में आ गई है, रिकर्जन में चैम्प होने वाले हैं, और आगे के क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का बढ़ाते जाएंगे। मिल जाएंगे आपको अगली वीडियोज़ में। थोड़ा सा बुखार है तो हो सकता है कि फिर से डिले हो जाए, पता नहीं कल कोविड की रिपोर्ट आएगी क्या आएगी। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।